ऑल राइट, ओके। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर ऐसा समझ लीजिए सबसे बड़ा चैप्टर है आपका पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर। जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही वाला है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं इसको। इस चैप्टर को रिवाइज करना एक लेक्चर में तो पॉसिबल शायद ना रह पाए, बट हमारा इस तरीके से रहेगा कि आप सभी को जो भी प्रॉपर रिवीजन चाहिए उस तरीके से हम टाइम एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे, कोई उसके अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है। मेन टारगेट क्या है कि हमारा प्रॉपर तरीके से रिवीजन होना चाहिए। चैप्टर 4 बहुत बड़ा है, इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप करने में इसको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 जो है इसको करने के लिए आपको कहीं ना कहीं चैप्टर 2, चैप्टर 3 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करवाए गए हैं वो आना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चैप्टर 4 में दिक्कत आने के चांस बन सकते हैं आपको। चैप्टर 4 के आपके 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है तीसरे वाला। बट इसको करने के लिए पहले आपको पहले दोनों यूनिट्स भी आने ज़रूरी हैं जो उसका बेस बनाएंगे यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 2 जो है फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करता है जिसको थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कस किया था। हम यूनिट नंबर 1 पे ज़्यादा फोकस करेंगे पहले और इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, दैट इज रेवेन्यू, दैट इज बाय द नेम ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा। तो छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट आता है बाय द नेम ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, और यूनिट नंबर 3 में सबसे बड़ा टॉपिक आता है दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है बच्चों सबसे बड़ा टॉपिक ही ये वाला है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम ही इसी के अंदर होता है। इसको करने के लिए इन पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। अब यूनिट नंबर 1, ये किसकी बुक है? इतनी नई बुक? अच्छा, तो किसी ने बुक में लिखा हुआ है जो मैंने लिखवाया था? है? ओके, हाँ ये हुई ना मज़ेदार, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लग रहा है कि कुछ किया है। अच्छा, ये देखिए क्या मतलब, ये हुआ ना बढ़िया। तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ रखा है। घर वाले पूछे तो दिखाओ कि हाँ ये देखो पढ़ तो रखा है। नहीं, फिर से कनेक्टिंग क्या हो गया भाई इसको? जूम मीटिंग गॉन। हेलो 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 हेलो, आ रही बच्चों आवाज? हेलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अभी क्या हुआ फिर? हेलो हेलो हेलो, आ रही बच्चों आवाज? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ये क्या हुआ बीच में भाई? टेक्निकल प्रॉब्लम? यस सर। ओके, ये भाई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी शायद बीच में। एनीवेज आइए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, कहाँ गया भाई? ये रहा विंडो। अब बताइए स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। आ जाओ स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब अगेन छोटे मोटे ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशंस वगैरह हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या क्या होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये सब डेफिनेशंस है छोटी छोटी। हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स की जगह सीधा मेन मुद्दे पे आने लगे हैं कि हमारा मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा हमारा ये है, रेवेन्यू का सबसे पहले टॉपिक आता है। तो रेवेन्यू का टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, इधर फोकस करिएगा। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? आपने कोई सामान बेचा और आपको कस्टमर पैसा देकर गया, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। रेवेन्यू को समझने के लिए आपके पास 2 तरीके की मार्केट्स होती है। कौन कौन सी बच्चों? एक होती है
परफेक्ट कंपटीशन और एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन कौन से? इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब रेवेन्यू के टॉपिक को समझने के लिए परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा जहां पे प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, जो प्राइस है वो सेम ही रहता है। सोनू इसको ओपन कर दीजिए। और पूरा खोल, नीचे से कर दो ना, वो कर देंगे। बैठो बैठो, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ये दैट इज प्राइस रिमेन्स यूनिफॉर्म। और यहां पे क्या होता है बच्चों? प्राइस चेंजेस, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी बिक रहा है वो घटेगा, एंड प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी जो बिक रहा है वो बढ़ेगा। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? तो दो तरीके की मार्केट्स में हम डिवाइड करते हैं इस रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। सोनू पिकअप हो रहा है? अभी हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस सेम ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे 5 5 5 5 5, चाहे आप क्वांटिटी जितना मर्जी बेचो, 1 2 3 4 5, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या निकल के आएगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल सामान कितना बिका, और अगर हम टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? एवरेज रेवेन्यू 5 5 5 5 5। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ पा रही है? स्लो डाउन करूं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पेस ठीक है? ठीक है ना पेस? ओके। तो 5 5 5 5 5। तो आप यहाँ पे रेवेन्यू के टॉपिक में क्या समझ सकते हैं? रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने यूनिट नंबर 1 यानी कि रेवेन्यू का कुछ भी थ्योरी नहीं डाल रखा रिविजनरी नोट्स में, तो इसको जितना मैं लिखवाऊंगा उतना ही मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर लिखने का टाइम मिलेगा। ये हो गया कौन सा कर्व बच्चों? ये हो गया AR इज इक्वल टू MR कर्व, ठीक है। AR कर्व को ही हम और नाम से भी जानते हैं। AR को ही हम प्राइस कर्व भी बोलते हैं, AR को ही हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो आगे जाके आप ये गोल्डन चीज ध्यान रखना कि एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही हम प्राइस कर्व बोलेंगे और एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। क्या ये समझ में आ रहा है? तो प्राइस हमेशा सेम ही रहने वाला है, चाहे जितना मर्जी क्वांटिटी बेचो। इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, आप क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या ये समझ में आया बच्चों? इट इज परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, यहीं पे अगर मैं TR, किसी बच्चों को डाउट, अगर TR कर्व बना दूं तो TR कर्व क्या है? TR कर्व के बारे में कैसे लिख सकते हैं हम? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, और इसका स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि 5 5 से इंक्रीज हो रहा है ना, 5 5 5 5, तो कांस्टेंट से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज MR से। क्या ये डायग्राम समझ में आया बच्चों? इसके अंदर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लें, या फिर मैं आगे बढ़ूं? क्लियर है ये? अच्छा, दूसरा जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ज़्यादा दिमाग लगाने वाले काम पता है किसमें होता है? ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। वहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा प्राइस, ये रहा क्वांटिटी, ये रहा प्राइस और ये रहा क्वांटिटी। जैसे मैं प्राइस गिराऊंगा वैसे मेरा क्वांटिटी बढ़ता चला जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? टोटल रेवेन्यू 5 8 9 8 5। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एवरेज रेवेन्यू, जो प्राइस के बराबर होगा 5 4 3 2 1। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू। समझ में आ रहा है या फॉर्मूला लिख के दिखाऊं? क्लियर हो पा रही है? तो ये कैसे निकल के आएगा? पहला तो डैश हो जाएगा,
दूसरा हो जाएगा 3, 1, -1, -3। क्लियर हो पा रहा है ये आप? मार्जिनल रेवेन्यू इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू। जैसे ये देखिए, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 3, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1। तो पहले वाले को 5 भी लिख ही देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा, पहले क्वांटिटी में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स? तो जब हम इसका कर्व बनाते हैं, पहली बात तो ये देखिए, पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं AR और MR कर्व की। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? AR और MR कर्व की। ये रहा AR कर्व और ये रहा MR कर्व। AR कर्व इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड कर्व भी बोलते हैं हम। अब यहाँ पे मुझे बताइए, क्या AR कर्व और MR कर्व बराबर हैं जैसा परफेक्ट कंपटीशन में था? नहीं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम AR कर्व को ही MR कर्व बोल रहे थे, दोनों बराबर थे। बट क्या इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं, इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, इसको ध्यान से समझिए। पॉइंट नंबर 1, AR इज ऑलवेज पॉजिटिव, MR कैन बी पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव। क्या ये समझ में आता है? क्लियर होता है ये पॉइंट? कहीं पे भी कोई डाउट हो बच्चों प्लीज पूछते जाएं। पॉइंट नंबर 2, बोथ AR एंड MR आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे की तरफ गिर रहा है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बोथ आर नेगेटिवली स्लोप्ड। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर नेगेटिवली स्लोप्ड और नेगेटिव के अंदर फर्क है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो क्या AR नेगेटिवली स्लोप्ड हो सकता है, बिल्कुल यस। बट क्या AR नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? नहीं, वो नीचे की तरफ गिर सकता है बट नेगेटिवली स्लोप्ड हो सकता है, बट नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। क्या फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, MR विल लाई बिलो AR। मतलब क्या हुआ? MR विल बी लेस देन AR। इसको आप ऐसे भी लिख सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, दिस इज बिकॉज MR फॉल्स एट ट्वाइस द रेट ऑफ AR। या फिर एग्जामिनर ये भी बोल सकता है कि MR कट्स AR एंड Y एक्सिस इन 2 इक्वल हाफ्स। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये देखिए कि MR हमेशा AR के नीचे ही रहेगा। इसका रीजन क्या होता है कि अगर AR 1 रुपए से गिरता है तो MR 2 रुपए से गिरता है, फास्ट। ठीक है ना, इससे दुगनी तेजी से गिरता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ पा रहा है? अच्छा, दूसरी बात, Y एक्सिस और AR ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को MR जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है जो बराबर के हिस्से होते हैं। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है, रिलेशनशिप है, इसके अलग अलग वर्डिंग्स लिखवाए हैं मैंने। ये वर्डिंग्स आपको याद करने हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? Y एक्सिस की जगह X एक्सिस नहीं, आइए मैं समझाता हूँ, दोबारा से देखिए। Y एक्सिस और AR कर्व ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। Y एक्सिस और AR कर्व ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है कौन? MR। आपने अगर बोला है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ बुक की लैंग्वेज क्या है। 1 मिनट दीजिए मुझे, मेरे हिसाब से यही था। लेट मी चेक। ये रहा, ट्वाइस दिस MR लाइज हाफ वे बिटवीन MR एंड Y एक्सिस। नहीं, Y एक्सिस ही है, नॉट X एक्सिस, Y एक्सिस। तो ये इसके 2 ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला। ये 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाता है।
क्या ये समझ में आया रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड ए आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन? क्लियर है पहले ये? अब इसी के अंदर एक और रिलेशनशिप आपने ध्यान रखना है, किसका रिलेशनशिप? बिटवीन टी आर एंड एम आर। इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये है बच्चों टी आर, ये रहा एम आर। अब किसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर। पहला रिलेशनशिप क्या है? व्हेन एम आर इज पॉजिटिव टी आर इज इंक्रीजिंग। पॉइंट नंबर 2, व्हेन एम आर इज 0 टी आर इज मैक्सिमम। और तीसरा पॉइंट, व्हेन एम आर इज नेगेटिव टी आर इज डिक्रीजिंग। क्या ये तीन रिलेशनशिप समझ में आ रहे हैं या डायग्रामेटिकली और क्लियर करूं? समझ में आता है यहां तक? तो तीन रिलेशनशिप से बिटवीन टी आर एंड एम आर, ये भी आपको समझ में आने चाहिए। इस तरीके से तीन रिलेशनशिप। तो ये पूरा का पूरा एक रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसी बच्चे को ये रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लें। ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपके बुक में जो रिविजनरी नोट्स हैं उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर एक रेवेन्यू का टॉपिक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और बेसिक्स भी हैं। अगर ये बेसिक्स और प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में नहीं गए तो ऑब्वियस ही बात है फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो रेवेन्यू का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को रेवेन्यू के टॉपिक में कोई डाउट? क्लियर है ये चीज़? तो हेडिंग डालें, आपके पास ये जो नोट्स बने हुए हैं ना कहीं जगह ढूंढो। चैप्टर नंबर 4 का यहाँ से यूनिट 3 का स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा। पहले आप इसको कहीं पे नोट कर लें फटाफट से। कहीं पे भी कोई डाउट्स आ रहे हो प्लीज़ मुझसे पूछते भी जाइएगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन पता है कहाँ कहाँ लगेगा अभी आपका? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और ओलिगोपोली। जल्दी से टेपो।
डन। ऑनलाइन वाले बच्चों जैसे जैसे होता जाए मुझे बताते जाए। क्या बात है, इन्होंने सब लिखा है अच्छे से ना, शाबाश। हो गया कॉपी? परफेक्ट, ये तो कॉपी हो गया होगा, इसको कॉपी करें। रहता है थोड़ा सा, ये लो। आज सुहानी का मैसेज नहीं आया, वरना सुहानी तो अभी तक मैसेज कर चुकी होती है 2-4 बार। डन सर। है सुहानी मित्तल? सर रिलेशनशिप शो कर दो, वो लिखना ही बारी। हाँ जी, हाँ जी, अभी अभी शो करता हूँ। डन सर, अरे मैं यही वेट कर रहा था। वेरी गुड सुहानी। हाँ, ये वाला हो गया। चलो ये लीजिए, कॉपी करिए, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर। खुशी अग्रवाल कह रहे हैं डन। वेरी गुड। ये 2 बच्चों में तो पूरा कंपटीशन लगा रहता है, सुहानी मित्तल एंड खुशी अग्रवाल। वैष्णवी, वंशिका गंभीर। हो गया, ये नीचे करो, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, इसको भी लिख लीजिए। डन। चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ना बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो आपका यूनिट नंबर 1 में गिवन है, रिलेटिंग टू दिस रिलेशनशिप। इसके बारे में मैं हल्का सा आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल्ड के अंदर रिवीजन तो नहीं लेके जा रहा है इसका,
बट हल्का सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इसके बारे में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका क्या है मैं समझाता हूँ। इसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज याद करना है। इसके अंदर अभी लॉजिक में नहीं घुसना कि क्यों क्या कैसे, ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है देखिए, मैंने इसका डायग्रामेटिकली समझाई या सिर्फ ओवरव्यू दे दूं? ये वैसे इतना डिटेल में, चलो इतना डिटेल में है नहीं कॉन्सेप्ट है, इसको इतना डिटेल में लेके नहीं जाते फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके 3 केस बना लेते हैं, ऐसे समझिए, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन मार्जिनल रेवेन्यू शैल बी पॉजिटिव, लिखिएगा मत, सुनिए, एंड TR शैल बी इंक्रीजिंग। दूसरा, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, दैट इज, इसके और क्या वर्डिंग्स हो सकते हैं, मिड पॉइंट पे है, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। और तीसरा रिलेशनशिप, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, MR इज नेगेटिव और TR इज डिक्रीजिंग। आप ये देखिए ध्यान से, अल्टीमेटली ये वाला रिलेशनशिप तो अभी अभी आपने डायग्रामेटिकली भी समझ लिया है, इस रिलेशनशिप के साथ ये इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप घुसा दिया, तो ये पूरा एक लाइन में आ गया। कैसे आ गया, एक आधा एग्जांपल में पिक कर लेता हूँ। मान लीजिए इसका पिक कर लेते हैं, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, एग्जांपल ले लेते हैं 2, तो MR इज इक्वल टू AR इंटू 2 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AR, जहाँ पे ये पॉजिटिव है, MR पॉजिटिव हो गया ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो MR पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो TR इंक्रीज करेगा। ये तो रिलेशनशिप अभी अभी पढ़ा हमने, समझ में आ रहा है लिंकेज? अगेन इस फॉर्मूला के अंदर डिटेल में इस टाइम पे नहीं जाना आपने, ये फॉर्मूला एज इट इज याद करना है। आपकी बुक के अंदर भी इस चीज़ को डिटेल में गिवन ही नहीं है, डेरिवेशन क्या है ये तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये वाला हिस्सा समझ के जाना है जो मैंने बोला है। एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं, चलो इसको लिखा रहने देता हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल को। एक इसका एग्जांपल, जैसे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, तो MR जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है इज इक्वल टू AR 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 0 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो MR इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, MR 0 है तो TR मैक्सिमम हो गया। क्या ये समझ में आया बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी ना कहीं पे नोट कर लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, जो मैं इसके बाद करवाऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यूनिट 1 का, इसको लिख लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, बाई चांस पूछ ले एग्जामिनर तो। ऑनलाइन वाले बच्चों कहीं पे कोई डाउट है प्लीज़ पूछते जाइएगा।
डन। कैसी चल रही है घर पे तैयारी आपकी? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात है हो रही है आपसे। चल रही? टेस्ट वेस्ट के लिए रेडी है? स्टार्ट करते हैं फिर। इको का टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डन सर। चलिए बढ़े आगे। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों, इस यूनिट नंबर 1 के अंदर 2 प्रिंसिपल्स हैं और ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखवाऊंगा, आप इसको पहले समझ लें। प्रिंसिपल नंबर 1 ये बात करता है धंधे को शट डाउन करने के लिए, जिसे हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। अब बिजनेस शटडाउन का मतलब क्या है कि बिजनेस परमानेंटली बंद कर दिया है, टेम्पररी बंद कर दिया है। ये टेम्पररी की बात चल रही है। टेम्पररी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऑफ सीजन आया तो ऑफ सीजन के दौरान मैंने इसको टेम्पररी बंद कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आए पढ़ने के लिए, टेम्पररी। परमानेंट शटडाउन की बात नहीं चल रही कि मैं बंद ही कर दिया, बस खाली कर दिया एकदम इंस्टीट्यूट, ये नहीं, टेम्पररी शटडाउन। पहले तो बच्चों मुझे ये बात बताओ कंडीशन क्या है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। 2 कंडीशन हो सकती है। अगर इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कोई बिजनेस में सुपर प्रॉफिट हो रहा हो, या ऐसा सिचुएशन भी हो कि ब्रेक इवन हो रहा हो। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो क्या आप बिजनेस बंद करने का सोचोगे? नहीं, यहां पे आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे, यहां पे शटडाउन करने का आप सोचोगे नहीं। सोचने की जरूरत, भाई बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है, कोई पागल ही होगा ना जो कहेगा बिजनेस बंद करूं या नहीं करूं। शटडाउन तब सोचेंगे जब हमें क्या हो रहा हो, बताओ, लॉस। जब इंसान को लॉस हो रहा हो तभी वो सोचेगा ना बिजनेस चलाऊं या बंद कर दूं। टेम्पररी शटडाउन की बात हो रही है, ये भी मैं लिख देता हूं, टेम्पररी। प्रॉफिट कब होता है बच्चों? जब टोटल रेवेन्यू इज मोर देन, आपका ऐसे समझ लीजिए, मैं एवरेज के टर्म्स में बात करता हूं। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और लॉस कब होता है? जब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। पहले ये समझ में आया? तो जब बंदे का लॉस हो रहा होगा तभी वो ये सोचेगा कि प्रिंसिपल नंबर 1 दैट इज शट डाउन करूं या ना करूं, इसके बारे में सोचेगा वो। अब इसकी कंडीशन क्या बोलती है? इसकी कंडीशन बोलती है 2 चीजें। इसकी कंडीशन बोलती है 2 चीजें। ये 2 चीजें क्या हैं बच्चों? इसको समझिए। पहली कंडीशन क्या बोलती है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हम बिजनेस क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। और अगर एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा तो यहां पे बिजनेस क्या कर देंगे बच्चों? शट डाउन कर देंगे। तो पहले तो आपके दिमाग में कंडीशन जा रही है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नॉट टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो हम बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे। इसके वर्डिंग्स और भी अलग अलग आ सकते हैं। पहले आप मुझे ये बात बताओ, ये पूरा चार्ट समझ में आया जितना मैंने अभी तक बनाया? अब यहां पे इसको पता है और कैसे लिखा जा सकता है? लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों है, क्या है, इसके बारे में डिटेल में मत जाएं। ये क्लासेस में हालांकि मैंने बड़ी डिटेल में पूरा एग्जाम्पल ड्राफ्ट करवा के आपको करवा रखा है। ये बच्चे ने लिखा है नहीं, ये नालायक बच्चा है, कौन है ये? आपके है? अच्छा,
कहाँ लिखा है भाई एग्जाम्पल? नहीं लिखा, वहाँ पे बाकी बच्चों ने तो लिखा हुआ है ना। वो एक पूरा एग्जाम्पल याद है या नहीं याद है? TR, TC, TFC, TVC, पूरा एग्जाम्पल मैंने ड्राफ्ट करवा रखा है क्लास में, आप कॉपी कर लीजिएगा, वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया जितना मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल 1। अच्छा, प्रिंसिपल नंबर 2, ध्यान से समझिए, व्हाट इज प्रिंसिपल 2? प्रिंसिपल 2 बात करता है इक्विलिब्रियम की। किसकी इक्विलिब्रियम की? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर का बेस्ट पोजीशन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर का बेस्ट पोजीशन। इसको चेक रखने के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ MRMC अप्रोच है। कौन सा? MRMC अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का? प्रोड्यूसर अपनी बेस्ट पोजीशन में कब होगा? प्रोड्यूसर की बेस्ट पोजीशन कब होगी? जब उसको क्या हो रहा होगा बच्चों? मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस है तो मिनिमम लॉस, तो ही वो अपनी बेस्ट सिचुएशन में बैठा होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर होती है बात? समझ में आता है सबको ये? अब इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं। कंडीशन नंबर 1, MR शुड बी इक्वल टू MC, और कंडीशन नंबर 2, MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर MR इज इक्वल टू MC। किसी बच्चे को इस कंडीशन में कोई डाउट है? प्लीज़ पूछ लें अभी। यस, कौन से वाले में? नीचे वाले में ज़्यादा होगी। अच्छा, आपको प्रिंसिपल नंबर 1 समझ में आता है, इसमें कोई डाउट? प्रिंसिपल नंबर 2 में डाउट आ रहा है। और किस किस बच्चे को डाउट है प्लीज़ मुझे अभी बता दें, बाद में ये ना हो कि मैं समझा रहा हूँ बाद में बच्चे बोले कि दोबारा से ये वो। तो किन किन बच्चों को स्पेसिफिक डाउट है प्लीज़ बताएं मुझे। सर हो गया, क्या हो गया भाई? अच्छा, कॉपी की बात लिखी। और किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज़ पूछ ले, शर्माए ना। एक बच्चे का मैसेज आया, सर प्लीज़ रिपीट सेकंड। अरे सेकंड प्रिंसिपल मैंने अभी समझाया ही नहीं है। खुशी को भी डाउट लग रहा है, तो दो बच्चों को डाउट है। आइए इसको समझते हैं। इसके ना और भी वर्डिंग्स होते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, या फिर MC इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। आइए मैं इसको समझाता हूँ। ये है मार्जिनल रेवेन्यू। अभी हमने रेवेन्यू का कर्व किया ना, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कौन से वाले के अंदर है? परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन। और ये हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना दिया। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? कॉस्ट के चैप्टर में। अब दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही हैं। कैसे पूरी हो रही हैं? इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के देखिए। पहली कंडीशन क्या है? MC शुड बी ग्रेटर इक्वल टू MR। ये तो कंडीशन पूरी हो रही है, यहाँ पे पूरी हो रही है ना। एंड MC शुड बी ग्रेटर देन MR आफ्टर दे आर इक्वल। अब मान लीजिए प्रथम आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और भविष्य देख रहे हैं। तो मुझे बताइए भविष्य में क्या दिख रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। तो जब सेकंड कंडीशन भी पूरी हो जाए, उस लेवल ऑफ आउटपुट को, यानी कि ये जो लेवल ऑफ आउटपुट निकल के आएगा ना, इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर प्रोड्यूसर ये लेवल ऑफ आउटपुट बना के बेचता है तो वो अपनी बेस्ट पोजीशन पे बैठा होगा। क्या अब क्लियर हुआ? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, क्योंकि देखिए ना MR कर्व को ये नीचे की तरफ से कट करता हुआ जा रहा है, या फिर MC इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। क्या ये समझ में आया आपको? क्लियर है यहाँ तक हम? तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि भाई दो प्रिंसिपल हैं, कहीं पे भी मैं बोलूँ बाय डिफ़ॉल्ट ये कंडीशंस याद आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है ये? तो इसको लिख लीजिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनिट नंबर 1 के। तो लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों लिखिए, खुशी अग्रवाल
आपको क्लियर है ये प्रिंसिपल? अब प्रिंसिपल नंबर 2। यस सर, शाबाश, जल्दी टेपो। हो गया, नीचे करें। ये पीछे पास कर दो श्रुति को। ज्योति, सुहानी पीछे रह गए, सुहानी मित्तल आप पीछे रह गए, ज्योति ने बाजी मार ली। चलो डन। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं ना, इस तरीके से लिखिएगा कि आपको ये सारे के सारे रिवीजन करते वक्त याद आ जाएं। ये ना एक समरी नोट्स बन रहे हैं एक तरीके से, मतलब ऐसा है कि इकोनॉमिक्स आप इसमें से पढ़ जाएंगे तो आपका मेन सारा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। तो ये रिवीजन का पर्पज़ ही ये है कि भाई आप जितनी मर्जी बारी रिवाइज करना चाहें, नोट्स उठाए फटाफट से कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, इंपॉर्टेंट तो हो गया। आइए आगे बढ़े। नहीं, अच्छा कॉपी कर रहे हैं, चलो। बड़े आगे
अब बच्चों हमारा ये जो यूनिट नंबर 1 है, ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आता है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट मार्केट इक्विलिब्रियम बेस्ड है। इसके बारे में मैं हल्का सा आपको पूरा लिखवा देता हूँ। अगेन हर चीज़ को ना बड़ी डेप्थ में लेके जाया जा सकता है, इतनी डेप्थ में लेके जाया जा सकता है कि पूरे पूरे लेक्चर निकल जाए। बट अभी क्या है, मैं उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं लेके जाऊँगा टॉपिक, एक लिमिटेड टॉपिक आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, क्या याद करके जाना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें, क्या आप सभी क्लियर है? यहाँ तक बढ़ सकते हैं आगे? जल्दी से बता दो। एनर्जी लेवल लो लग रहा है आज बच्चों का। Yes, sir. यस, ओके। चल, सुहानी तो गायब ही हो गई। अच्छा, सुहानी चले गए, तभी टेपा टिपाई नहीं हो रही उनकी। चलिए आइए, आइए इधर देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। इसको समझने के लिए आप, ये हमने थोड़ा सा ना पहले भी पिक किया था। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कौन सा कर्व है ये? और इसे क्या कहते हैं? सप्लाई कर्व। जहां पे ये बराबर होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको साइड पे करके लिखता हूँ, एक ही डायग्राम में सब कुछ लिख देंगे। इक्विलिब्रियम किसका? इक्विलिब्रियम मार्केट का। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे देखें, ये वाले हिस्से को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमने पहले भी पढ़ा था, जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? एक्सेस। वेरी गुड। इसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई या फिर सरप्लस। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? Excess demand. एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज। ठीक है ना। इस तरीके से हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया था जब हम सप्लाई का टॉपिक एंड कर रहे थे ना, तो मैंने ये करवा दी। सरप्लस मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सामान है, शॉर्टेज मतलब लोग कह रहे हैं भाई सामान दो, सामान है ही नहीं इकोनॉमी में, तभी सरप्लस हुआ ना। लोग प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, बिक कम रहा है, इकोनॉमी में सरप्लस बचा हुआ है ना। फिर इसके अंदर बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आता है, अभी मैं ये ड्रॉ करने के लिए देता हूँ आपको। एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ शिफ्टिंग। अलग अलग तरीके के शिफ्ट्स होते हैं। अलग अलग तरीके के ना शिफ्टिंग कर्व्स होते हैं, बताता हूँ कौन कौन से। इधर देखिए, ये डायग्राम ना हमने पहले भी बना रखा है, इसको आराम से समझिएगा, रिकॉल करना। एक होता है सिंगल शिफ्ट और एक होता है बच्चों डबल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट के अंदर मतलब या तो डिमांड बढ़ गया या डिमांड घट गया, या सप्लाई बढ़ गया या सप्लाई घट गया, ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। डबल शिफ्ट के अंदर भी दो तरीके की कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है इसका शिफ्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, शिफ्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर एक कैटेगरी हो गई, जैसे मान लो डिमांड बढ़ा और सप्लाई भी बढ़ गया,
इसका एक कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन मैं आपको लिखवा दूंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जाने बस। दूसरा, डिमांड गिरा और सप्लाई भी गिरा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, इसका भी एक कंक्लूजन आएगा जो आपको याद करना है। अभी अगेन मैं डायग्राम बना बना के वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करा पाऊंगा क्योंकि ना वो काफ़ी डिटेलिंग में चले जाता है। यहाँ पे पहला केस क्या आ जाता है, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई घट गया, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका एक कंक्लूजन। और दूसरा, इसका कंक्लूजन, डिमांड घट गया, सप्लाई बढ़ गया, इसका एक कंक्लूजन। तो पहले आपको ये ओवरऑल चार्ट समझ में आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में पिक कर रहे हैं इस यूनिट को। कौन सा यूनिट चल रहा है बच्चों? ये बंदी हो गई। यूनिट नंबर 2 चल रहा है चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है ना? हाँ जी, खुशी अग्रवाल, बिल्कुल। अब शिफ्टिंग बच्चों होती कब है? मुझे पहले तो ये बात याद करवाइए, शिफ्टिंग कब होती है? जब प्राइस में चेंज आता है या अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स। जब अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तभी डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर सप्लाई के अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तभी ये राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्या ये बात से सभी एग्री करते हैं? तो पहला केस क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही शिफ्टिंग हो रही है। पहला कहता है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइटवर्ड। डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइटवर्ड। एक केस आता है कि डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एक आता है सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एक आता है सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। एग्जामिनर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस डालेगा? एग्जामिनर कहेगा जैसे डिमांड का कोई अदर फैक्टर बताइए, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स। मुझे बताइए अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्जामिनर ऐसे सिंगल शिफ्टिंग के केस में कैसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी फैक्टर बदल दिया, बताइए इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट आया। जैसे ये देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला इक्विलिब्रियम हो गया ना नया, ये वाला नया इक्विलिब्रियम हो गया। तो मुझे बताइए प्राइस और डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आया? प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गया। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा ड्राफ्ट करेगा कि भाई ये फैक्टर है, इसमें चेंज आया, बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, आपको इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई तो मुझे बताइए किस पे इंपैक्ट आता है, सप्लाई पे या डिमांड पे? सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, वो चीज़ आती है। तो आपको पहले तो ये समझ में आया सिंगल शिफ्टिंग के क्वेश्चंस। इसके बाद होते हैं डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग का मतलब सप्लाई भी चेंज हो रहा है और डिमांड भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर ना जैसे 4 केस बना दिए मैंने, 4 के भी सब पार्ट्स होते हैं 3-3, बराबरी का चेंज, ग्रेटर देन चेंज, लेस देन चेंज। आपको ये डायग्राम बनाने के लिए पेपर में नहीं आएगा, आपको डायग्राम बनाने के लिए पेपर में नहीं आएगा। इसके कंक्लूजन आपको याद होने चाहिए। इसका कंक्लूजन कैसे है, क्या लिखा है ये बच्चे ने? अच्छा, कंक्लूजन ये है प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, यहाँ पे सेम भी रह सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, बट क्वांटिटी जो होगी ना इक्विलिब्रियम की वो हमेशा और हमेशा इंक्रीज ही करेगी। ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपको ये कंक्लूजन ध्यान रखना है कि हो सकता है प्राइस बढ़ रहा हो, सेम रह रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, बट ये श्योर है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेशन भी है पूरा ना, डायग्राम 3 बनाए, फिर डेरिवेट किया, सब कुछ उतनी डिटेल में मैं अभी नहीं लेके जा रहा हूँ रिवीजन क्लास में। क्या ये पॉइंट समझ में आ पा रहा है? इसी तरीके से यहाँ पे क्या कंक्लूजन हो जाता है कि प्राइस हो सकता है इंक्रीज हो, सेम रहे या डिक्रीज हो, बट एक बात श्योर है कि क्वांटिटी हमेशा डिक्रीज ही करेगी। कौन सी क्वांटिटी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्या कंक्लूजन हो जाता है? यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि क्वांटिटी हो सकता है इंक्रीज करे, हो सकता है सेम रहे, हो सकता है डिक्रीज हो, बट एक बात श्योर है कि प्राइस इंक्रीज ही करेगा।
और दूसरा यहाँ पे क्या श्योरिटी है कि क्वांटिटी इंक्रीज करे, क्वांटिटी सेम रहे, क्वांटिटी डिक्रीज हो, बट एक बात श्योर है कि प्राइस हमेशा डिक्रीज ही करेगा। तो ये 4 कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। हाँ जी, नहीं यही लिखा हुआ है, लेट मी चेक, अगर मैडम ने गलत ना लिख दिया हो तो। When demand increase, supply increase, equilibrium price rises, but nothing। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है मैडम ने, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा। ये इक्विलिब्रियम प्राइस की बात हो रही है, आप फर्क समझिए। बच्चे बहुत बारी ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वांटिटी बढ़ रहा है तो प्राइस कैसे बढ़ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड में तो उल्टा पड़ा था। बट मैं यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डिमांड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम सिखा रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे बात हो रही है। ऐसे तो यहाँ पे भी तो यही हुआ था कि प्राइस भी बढ़ गया था और क्वांटिटी भी बढ़ गया था, तब तो आपका ये क्वेश्चन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट प्राइस की बात चल रही है। क्लियर है ये चीज? अब ये वाला है, दिस इज चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2। इसका ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, इसका ना एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन भी है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसा करिए, इस चैप्टर का हेडिंग डालिए अपने रजिस्टर जहाँ पे भी आप कॉपी कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर 4, उसका यूनिट नंबर 2 चल रहा है। तो आप इसको कॉपी करें, फिर मैं वो क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा ना इलस्ट्रेशन, इसको कॉपी करिए आप। हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे क्या सुस्त हो गए क्या? नहीं है। हाँ जी बता दो मैम। हाँ मेरे को बता दो, मैं बता देता हूँ। सब कुछ पहले कर रखा है आप। सप्लाई के टॉपिक पे किया था ना, बना लो दोबारा से। कभी कभार तो मुलाकात होती है आपसे, फिर अगली क्लास में आप ऑनलाइन में मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तो इसी बात में खुश रहता हूँ कि कुछ बच्चों की शक्ल मुझे ऑल्टरनेटिव डेज पे दिखती रहती है, फिर कुछ बच्चे वो जैसे सोनू है आज दिखे हैं, अब अगली क्लास में ऑनलाइन में होंगे। ऑनलाइन क्या होंगे नहीं, फिर परसों मिलेंगे अगली क्लास में। हो गए? आखिरी में ना पेज एक खाली भी पड़ा हुआ है बिजनेस साइकिल के बाद वाला, अगर आपको जगह कम पड़ रही हो वहां पे लिख लीजिएगा। बिजनेस साइकिल एकदम एंड में जगह भर गई है, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छे लक्षण है, भर रहे हैं नोट्स। चलो इसको बना लीजिए, शिफ्टिंग इन कर्व्स। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी लेकर आता हूँ, करवाता हूँ आप सबको।
ऑनलाइन वाले बच्चों डन? यस Yes, sir. यस। डन? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे ना एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अब वो ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा हमें। कॉपी नहीं हुआ, ये लीजिए कॉपी कर लीजिए। हो गया प्रथम कॉपी? चल ये वाली है क्या? नहीं, इसके अंदर एक मिनट अपलोड ही करनी पड़ेगी, मैं एक मिनट चेक करूं। आपके इंस्टीट्यूट का बुक उठा लेते हैं ना, ये रहा, ये देखिए। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, आप सभी ने यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर ये लिखा है, इसके आगे हमने ये वाला एक एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से समझना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है आपका चैप्टर 4 यूनिट 2 के एकदम एंड में, वहाँ पे एंड में बुक में मिल जाएगा। अगर आपके पास बाय चांस आपको नहीं लोकेट हो पा रहा हो तो आप स्क्रीन पे फोकस करें, यहाँ से भी आपको पिकअप हो जाएगा। सौम्या बाबू गायब, आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। इस इलस्ट्रेशन को बड़ी डिटेल में लेके जा रहे हैं, आराम से समझिएगा। लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब मैंने डिस्कशन में लेकर आया था तो बच्चों को डाउट्स आए थे बहुत भर के। अब देखते हैं, D1 and S1 are the original demand curves। ये है D1 और ये है S1, ये ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है। इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 पे आ रहा है।
D2, D3, DS2, S3 are the possible new demand and supply curve starting from the initial equilibrium point 1. What point on the graph is most likely to result from change in given in question number 1 to 4? अब ध्यान से हम पॉइंट नंबर 1 पे खड़े हैं. Assuming X is a normal good, holding everything else constant, assume that income rises. बच्चों मुझे बताइए इनकम राइज करने का ये फैक्टर किसका है? डिमांड का, सप्लाई का? डिमांड का. और अगर नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ गई तो डिमांड इंक्रीज करेगी. डिमांड इंक्रीज करेगी ना, तो हम राइटवर्ड शिफ्ट की तरफ चले जाएंगे. अब D2 और S1 अभी तक जो हमने पढ़ा ये इंटरसेक्ट कहां पे हो रहे हैं बच्चों? पॉइंट नंबर 5 के ऊपर. अभी तक जो हमने पढ़ा इसके हिसाब से पॉइंट नंबर 5 पे आ गए. अब हम क्लियर है ये चीज या रिपीट करूं? क्लियर है? आगे. एंड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज. तो ये फैक्टर किसको इफेक्ट करता है? सप्लाई को. अगर बच्चों कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी. तो सप्लाई कम हो गई मतलब सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो नया डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों? पॉइंट नंबर 2 के ऊपर. समझ में आया एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा? इस चीज को देखिए, इन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है. व्हेन इनकम ऑफ पीपल राइजेस हम D2 पे चले जाएंगे और व्हेन दिस विल सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, नया पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 2. क्या ये क्लियर हुआ? समझ में आता है सभी बच्चों को? बढ़ सकते हैं अगले पॉइंट के ऊपर. चलो, अगर ये समझ में आता है तो अगला पॉइंट पूछते हैं आप सबसे. मैं इसको हटा देता हूं. वापस हम कौन से पॉइंट पे आ गए बच्चों? पॉइंट नंबर 1 के ऊपर. प्रभात, वी आर एनालाइजिंग द मार्केट फॉर गुड Z. द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड Y डिक्लाइंस. तो मुझे बताइए इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस गिर गया. चलो वो तो ठीक है, बट मुझे उससे बताइए डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा. डिमांड इंक्रीज होगा यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट. अब हम यहाँ से D1 से D2 पे चले गए हैं तो नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा हो गया? 5. अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से 5 पे पहुंच गए. एट द सेम टाइम देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यश, इन प्रोडक्शन ऑफ Z टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसको इफेक्ट करता है? सप्लाई को या डिमांड को? सप्लाई बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा. इसकी वजह से हम कौन से पॉइंट पे चले गए यश? 2 पे. अगर अच्छा 2 पे कैसे चले गए बताइए जरा. 7 पे चले गए ना. समझ में आ रहा है? तो नया आपका इक्विलिब्रियम ये वाला है 7. क्लियर हो पा रही है बच्चों बात? इसी चीज का एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखिए. वही लिखा हुआ है कि इट विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज और सप्लाई विल इंक्रीज. इसकी वजह से पॉइंट नंबर 7 पे चले जाएंगे. क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? दोबारा से. नेक्स्ट, हैवी रेन इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग 2005-2006 कॉजिंग हेवॉक विद राइस क्रॉप. ये मुझे बताएंगे भावना. बताइए हैवी रेन्स की वजह से राइस क्रॉप खराब हो गया तो क्या हो रहा है? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा. मतलब वहाँ पे बुरे हाल हो रखे हैं, बारिश से क्रॉप खराब हो गई है और चावल की सप्लाई भी बढ़ जाएगी. मतलब कहीं पे भूकंप आता है तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाता है. क्या होगा? हाँ, चलो किसी और को मौका देते हैं. निशा, गिर जाएगी. आप देखिए ना लिखा क्या है? हैवी रेन्स इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग दिस कॉज हैवॉक. हैवॉक का मतलब उसने खराबी कर दी. जैसे कहीं पे आग लग गई, अब आग लग जाएगी वहाँ पे ये थोड़ी ना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. प्रोडक्शन की कैपेसिटी उस साल के लिए कम हो जाती है. भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ भी, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. सप्लाई डिक्रीज होके पॉइंट नंबर 3 पे चले जाएंगे. व्हाट पॉइंट इन द अबव फिगर? इसके अंदर डिमांड का तो कुछ लिखा ही नहीं है तो सीधा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आंसर.
इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, अब अगला बच्चा कौन बताएगा? अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ न्यू कार्स टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नेक्स्ट ईयर। ये बच्चा मैं पूछता हूँ, श्रुति बता दो। पहले तो ये बात बताओ, ये चीज जो लिखी हुई है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ये डिमांड को इफेक्ट करता है सप्लाई को? इफेक्ट तो वैसे दोनों को करता है, बट पॉइंट पढ़ के बताइए तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिमांड को या सप्लाई को? सप्लाई को नहीं, कंज्यूमर खरीदार जो है वो बनाएगा भी वही, खरीदेगा भी वही, डिमांड को। इतना तो पहुंच गई है, बच्चा कह रहा है चलो डिमांड। अब आप वो कंज्यूमर हैं, आपको लग रहा है अगले साल गाड़ी महंगी होने वाली है, तो आप क्या करोगे? अभी खरीद लेंगे तो मतलब डिमांड कम हो जाएगी, मतलब आज ही खरीदेंगे तो डिमांड कम भी हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी ना। यस, फ्यूचर के अंदर क्या होना, हम तो आज की बात कर। तो डिमांड बढ़ गई, अब नया इक्विलिब्रियम क्या हुआ? तो ये नया इक्विलिब्रियम फाइव, श्रुति या 2? किसी और को ट्राई के लिए देते हैं। प्रथम 5 हो जाएगा। ध्यान से समझो ना, आपका अभी इक्विलिब्रियम इस वाले लेवल पे है, इस वाले लेवल पे आप इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं। अब नया डिमांड कब यहाँ पे चला गया, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं आ गया। अब कौन कौन सा बच्चा रह गया है? एक आधा केस मैं भी बना देता हूँ, ये 5 पे चले गए हम सीधा। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली मैं रिवीजन के टाइम पे करवाना नहीं था, बट अच्छा लग रहा था तो इस वजह से रिकैप करवा दिया। सोनू, हम पॉइंट 1 पे खड़े हैं। सोनू, मुझे बताइए हुआ क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जो फैशनेबल, मतलब ऐसा समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इससे डिमांड इफेक्ट होगा या सप्लाई इफेक्ट होगा? डिमांड। तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? तो यहाँ से यहाँ पे चले गए। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हो गया? 6। वेरी गुड। अब इसी केस के अंदर हम पूछते हैं किससे? निशा से। निशा, मुझे बताइए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, पहला डिमांड के अंदर भी चेंज आ रहा है और टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी हो गई है, तो सप्लाई के ऊपर फर्क आएगा या डिमांड के ऊपर? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बताइए नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा हो गया है? 8। अगर नहीं 1 पे नहीं खड़े हम, 6 पे खड़े हैं हम, 9 हो जाएगा। वेरी गुड। चलो, और कोई बच्चा रह गया है? चलो, अब ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछते हैं। फिर ऑनलाइन वाले बच्चे कोई म्यूट उस पर नहीं बोलेगा, स्पीकर पे नहीं बोलेगा, टाइप करके भेजेंगे, ठीक है ना? अभी हम पॉइंट नंबर 1 पे खड़े हैं और हमारे साथ क्या हुआ? हमारा इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है और हमारी इनकम बढ़ गई है। तो मुझे बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? ज्योति ने बोला 4। यहाँ से यहाँ पे कैसे आया सीधा? ये नहीं समझा मुझे। बाकी बच्चे भी बताओ। 5। खुशी कह रहे हैं 5। एक बच्चा कह रहा है 6। मैं भी बता देता हूँ 3, 2। बाकी थोड़े बहुत ही ऑप्शन रह गए हैं। चलो, दीपक, ज्योति, 2 बच्चों ने तो सही आंसर दिया है। हाँ, बच्चों का सही आंसर आना शुरू हुआ है। जिन बच्चों ने 4 और ये 5 बोला है, ध्यान से समझो, इंफीरियर गुड्स के केस के अंदर जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होगी तो आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका 1 से 6 पे चला जाएगा। नेक्स्ट, तो एक और मौका देते हैं। अब अपने बच्चों को भी देखें जरा, कहाँ है ये नालायक?
अरे वाह, 3 बच्चों ने तो सही आंसर दिया है, शाबाश। चलो एक और मौका देते हैं, अब सारे ऑनलाइन वाले बच्चों का इकट्ठे ही पूछते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा सा बताओ, मुश्किल सा कुछ। ऐसा समझिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हम पॉइंट नंबर 1 पे खड़े हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा फैशनेबल आइटम में आ गया, मतलब हमारी जो आइटम थी वो फैशनेबल हो गई है। और दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। एक आइटम फैशनेबल हो गई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। तो पहले मुझे ये बात बताइए, इसकी वजह से कहाँ पे जाएंगे हम, किस पे, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो कौन से पॉइंट पे चले गए, 5। अब मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो कौन से पॉइंट पे चले गए अल्टीमेटली हम, समझ में आया। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप सब ना देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में तो मैंने बड़ी डिटेल में आपको लिखवा भी रखा है, क्या क्या है, कैसे कैसे, बट इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रखी है। तो जो बच्चे तो लास्ट में मेरे साथ जुड़े हैं, इसका प्लीज़ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। दूसरा, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप समझ पा रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चों। तो ये क्या हो गया भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन दिख रही है, यस सर। ओके, पता नहीं क्या हो गया बीच में। ओके, तो ये दोनों आपने क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको अगली क्लास में आके फ्रेश क्लास के अंदर ही स्टार्ट करवाऊंगा। अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ आज।